अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बाइनरी सर्च को रिकर्जन के साथ देखने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने बाइनरी सर्च के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो मैंने उसकी डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उससे भी जाकर चेकआउट करो और वो पढ़ने के बाद आप यहाँ पर आना है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास रिकर्जन क्या है। ये इस पॉइंट इस वजह से स्टार्ट कर लूँ ताकि वो लोग जिन्होंने आज तक रिकर्जन नहीं पढ़ी हुई वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकें और उनके लिए भी आसानी हो, और जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए एक रिविजन हो। हमारे पास रिकर्जन क्या होता है? अच्छा, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने कोई भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम लोग अपने फंक्शन बनाते हैं, उसी फंक्शन में अपना सारा का सारा काम करते हैं और वहीं से हम लोग अपना सोल्यूशन रिटर्न कर देते हैं। रिकर्जन में अब हमारे पास क्या अलग है? रिकर्जन में हमारे पास जैसे कि नाम इम्प्लाई कर रहा है, कोई चीज रिकर्सिवली हो रही है, बार बार हो रही है। किस तरीके से हो रही है वो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास जो चीज़ बार बार हो रही होती है ना वो फंक्शन कॉल होती है, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन जो होता है वो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा होता है और वो कुछ इस तरीके से दिखता है डिफाइंड रिकर्स, और उसी फंक्शन के अंदर वही फंक्शन फिर से कॉल कर रहा होता है। ये किस तरीके से होगा कि हमारे पास हमने ये वाली फंक्शन कॉल हुई है तो इसने अपने अंदर जाके रिकर्स को कॉल किया, उसके बाद इसने जाके अपने अंदर रिकर्स को कॉल किया, सो ऑन। सही है। हमारे पास कोई भी फंक्शन इनफाइनाइटली तो चलता नहीं है, किसी न किसी पॉइंट पर वो एंड करते हैं। अगर वो इनफाइनाइटली चला तो वो यकीनन वो इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है और हमें उसे एक्सिट करने की जरूरत है। सही है। तो हम लोगों के पास कोई ना कोई एग्जिटिंग कंडीशन होनी चाहिए इस रिकर्सिव फंक्शन की भी, ताकि हम लोग एंडलेसली अपने आप को कॉल ना करते रहे, मगर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ से हम लोग वापस रिटर्न करते। तो समझो मेरे पास यहाँ पर वो एक एंडिंग कंडीशन है जहाँ से हम लोग रिटर्न कर देते हैं। जब एंडिंग कंडीशन फुलफिल होती है हम उसे बेस केस कहते हैं। इस चीज को हम आगे जाकर भी डिस्कस करते हैं। तो ये वाली जो एंडिंग कंडीशन है इसे बेस केस कर देंगे। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे वो बेस केस कंप्लीट होगा तो हम लोग यहाँ से इसको रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न होगा इससे, यहाँ से रिटर्न होगा फर्स्ट वाले को, सो ऑन, जिसने हमारे पास इस फंक्शन को कॉल किया था वहां तक हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। और हम लोग ये बार बार रिकर्सिव कॉल कर क्यों रहे होते हैं? हम लोग असल में ये कोशिश करते हैं कि अपनी जो बड़ी प्रॉब्लम है ना उसको छोटी प्रॉब्लम से सॉल्व कर दें। हर जो फंक्शन कॉल हो रही है वो एक छोटा चंक सॉल्व करते हैं हमारे पास प्रॉब्लम का, सो ऑन टिल द एंड ऑफ द अरे, जब तक हमारे पास पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है रिटर्न कर देते हैं। सही है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो फंक्शन कॉल हुई है हम इसने हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और जो बाकी बड़ी प्रॉब्लम थी उसका जितना सब था उसने अगले फंक्शन कॉल को भेज दिया। अब अगली फंक्शन कॉल क्या करेगी, वो भी अपना जो काम है थोड़ा सा जो नॉलेज ने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसे सही से सॉल्व कर देगी और उसके बाद अगले फंक्शन को भेज देगी, सो ऑन, ताकि हमारे पास बेस केस हमारे पास मीट नहीं हो जाता। सही है। तो इससे हमारे पास क्या है कि हमारे पास रिकर्जन में दो चीज होती है। एक हमारे पास होता है रिकर्सिव स्टेप कि बार बार हमने फंक्शन कॉल करना है और हर फंक्शन कॉल में हम लोग छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेस केस होता है। बेस केस हमारे पास वो केस होता है हमारे पास प्रॉब्लम इतनी छोटी हो गई है कि हम लोग डायरेक्टली उसे इसी स्टेप पे खड़े होकर सॉल्व कर सकते हैं। आगे कोई रिकर्सिव कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर होगा रिटर्न कर देंगे पीछे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च पे रिकर्जन। बाइनरी सर्च पे रिकर्जन देखने से पहले हम एक दफा उसके कोड से गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारे पास बाइनरी सर्च में क्या होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्टार्ट और एंड को मार्क कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिड फाइंड करते हैं। मिड फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिड को टारगेट के साथ कंपेयर कर होते हैं कि क्या हमारे पास वो टारगेट के इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो हमारे पास रिटर्न कर जाएगा ये। अगर हमारे पास मिड एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से बड़ा होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे में जाने की जरूरत है, तो हम लोग एंड को अपडेट कर देते हैं मिड -1 के इक्वल कर। और अगर हमारे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से छोटा होगा तो हम लोग को सेकंड हाफ ऑफ द अरे में जाने की जरूरत है, हम स्टार्ट को अपडेट कर देते हैं। और ये हम काम कब तक करते हैं, जब तक हमारे पास स्टार्ट जो है वो छोटा रहता है या फिर इक्वल हो जाता है एंड के। जैसे हमारे पास स्टार्ट एंड से बड़ा होगा हम लूप को तोड़ देते हैं और हम लोग बाहर आ जाते हैं और रिटर्न कर देते हैं -1। ये आइटरेटिव केस हमारे पास इस तरीके से। चलो हम लोग इसमें डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे बेस केस कौन कौन से बन सकते हैं और हमारे पास रिकर्सिव केस कौन कौन से बन सकते हैं। अच्छा चलो, हमारे पास अभी ये जो कोड दिया हुआ है इसमें हम लोग सबसे पहले बेस केस अपने डिफाइन करते हैं। हमारे पास बेस केस कौन से है जिसमें हमारे पास कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बेस केस पहला तो ये आ गया कि हमारे पास स्टार्ट है जो है, अगर वो एंड से ग्रेटर हो जाता है हम लोग रिटर्न कर देना -1। तो पहला सबसे छोटी प्रॉब्लम हमारे पास ये है, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू देती है हम रिटर्न कर देना -1। इससे आगे हमें कुछ देखने की जरूरत। दूसरा हमारे पास बेस केस क्या है, आप इनमें से देख के बता सकते हो। हमारे पास दूसरा केस ये वाला है कि हमारे पास अरे का जो मिड है टारगेट के इक्वल हो जाता है। हमारे पास वहाँ पे वो सोल्यूशन आ गया, उससे आगे हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे मेरे पास अभी अरे पड़ी हुई हो चाहे अरे ना पड़ी हो। जब जैसे मेरे पास टारगेट एलिमेंट मिल गया हम लोगों ने रिटर्न कर देना। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास बेस केस। इसमें हमारे पास रिकर्सिव केस क्या होगा, रिकर्सिव केस में हमारे पास ये दोनों चीजें आ जाएंगी कि हमारे पास जो अरे का मिड हम लोग जो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द अरे में जाते हैं ना, ये हमारे पास रिकर्सिव के में आ जाएंगे। अब ये किस तरीके से आएंगे हम लोग वो देख लेते हैं। चलो अब हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग आइटरेटिव केस में जब बाइनरी सर्च का फंक्शन लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। उसमें हमारे पास एक अरे जा रही होती है और एक टारगेट जा होता है। मगर रिकर्सिव केस में ना हमारे पास इसके साथ दो एलिमेंट और जाएंगे। हमारे पास वो क्या होंगे, हमारे पास एक स्टार्ट होगा और एक एंड होगा। हम लोग ये क्यों भेज रहे हैं? अच्छा देखो, हमारे पास बाइनरी सर्च में क्या हो रहा होता है,
हम लोग हर स्टेप में इटरेटिव केस को अगर आप सोचो, हम हर स्टेप में उसके सर्च स्पेस को छोटा कर रहे होते हैं। और सर्च स्पेस किस तरीके से छोटी होती है, हम लोग स्टार्ट और एंड को चेंज कर रहे होते हैं। हम लोग रिकर्सिव केस में भी यही करेंगे। हम रिकर्सिव केस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग छोटी सी प्रॉब्लम करंट स्टेप के ऊपर सॉल्व कर रहे होते हैं और बाकी बड़ी प्रॉब्लम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर भेज रहे होते हैं। और हम लोग जो बाकी बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि एक स्टेप को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट सर्च स्पेस आएगी वो हम लोग अगली फंक्शन कॉल को भेज देंगे। तो चलो हम देखते हैं वो किस तरीके से हम करते हैं। सही है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट बेस केस लिखते हैं। फर्स्ट बेस केस से हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास स्टार्ट एंड से ग्रेटर हो जाता है तो वो कौन सा केस होता है कि हमारे पास पूरी की पूरी अरे एक दफ़ा ट्राइवर्स हो चुकी है, हमें आगे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उस केस में क्या रिटर्न कर देंगे -1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अरे में जो टारगेट एलिमेंट हम फाइंड करे थे वो नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे -1। पूरी की पूरी अरे भी देख ली, हमारे पास अरे में वो एलिमेंट फाइंड भी नहीं हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम मिड फाइंड कर लेंगे। मिड फाइंड कर लिया, मिड हमारे पास आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग ये कंपैरिजंस करना का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम दूसरे बेस केस को लिखेंगे कि क्या हमारे पास अरे का मिड टारगेट के इक्वल है। अगर हमारे पास अरे का मिड जो है वो टारगेट के इक्वल है तो हम लोगों को आगे कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, ना मुझे कोई यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करने की ज़रूरत है, ना मुझे कहीं पे आगे देखने की ज़रूरत है, मुझे यहीं से रिटर्न कर देने की ज़रूरत है मिड को। तो मेरे पास यहाँ से मिड रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से मिड रिटर्न हो गया। अगर हमारे पास ये वाला केस ट्रू नहीं होता तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं कि क्या हमारे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से छोटा है। अगर हमारे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से छोटा होगा तो उससे पहले जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सॉर्टेड अरे में वो भी उससे छोटे ही होंगे, तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सेकंड हाफ ऑफ द अरे में मूव करने की ज़रूरत है। और हम सेकंड हाफ ऑफ द अरे में किस तरीके से मूव करते हैं, हम स्टार्ट को करते हैं और मिड के राइट पे ले आते हैं, यानी मिड +1 कर देते हैं। तो हम लोग ये वाली हम लोग स्टार्ट की वैल्यू को इस तरीके से अपडेट कर देते हैं। और वो किस तरीके से करेंगे, हम एग्जैक्टली यही फंक्शन कॉल करेंगे, बस स्टार्ट की वैल्यू अपडेट कर देंगे। तो वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जैक्टली वही फंक्शन कॉल किए, रिटर्न कर दिया मिड +1 को। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि हम लोग करंट स्टेप के ऊपर खड़े होकर एक छोटा काम करते हैं और बाकी जो बड़ा काम होता है हम लोग आगे भेज देते हैं। उसके बाद हम ये यकीन रखते हैं कि जो आगे वाला हमारे पास फंक्शन है ना वो हमारे पास सही काम कर रहा होगा। सही है, तो हम लोगों के पास यहाँ पे तो हमारे पास देखो इस स्टेप पे हम खड़े हुए तो यहाँ पे तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर नहीं आया, मगर हमने यहाँ से रिटर्न करा दिया कि जो भी इसका रिजल्ट होगा ना वो हमारे पास सही ही होगा और हम लोग वो रिटर्न कर देंगे। ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, हम लोगों ने कहा इस फंक्शन को कॉल करो और जो भी ये रिटर्न करेगा हमें वही रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब अरे का मिड टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं है। अगर अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से छोटा नहीं तो उससे बड़ा ही होगा ना। अगर हमारे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से बड़ा है तो हम लोग को लेफ्ट साइड ऑफ द अरे को यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे को देखने की जरूरत है। और फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे को हम किस तरीके से देखते हैं, हम एंड को पकड़ते हैं राइट से और मिड के लेफ्ट पे ले आते हैं, मिड -1 कर देते हैं। तो हम लोग एग्जैक्टली यही फंक्शन कॉल करेंगे और हम लोग मिड में मार्क कर देंगे -1। सही है, तो ये हमारे पास यहाँ पर सूडो कोड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमारे पास ये काम किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, हमारे पास ये एग्जांपल दी बेस में मैंने बच्चे टारगेट एलिमेंट 79 फाइंड करना है इस अरे में। मैंने सारे के सारे जो भी फंक्शन था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। साथ के साथ में एक और चीज़ मैंने यहाँ पे कॉल स्टैक भी बना ली। कॉल स्टैक हमारे पास क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास रिकर्सिव में ना बार-बार फंक्शन कॉल हो रही होती है। फंक्शन कॉल जो होती है हमारे पास स्टैक के अंदर जानी होती है। तो ये स्टैक को विजुअलाइज करना इस वजह से जरूरी होता है कि हमारे पास एक यही चीज़ होती है रिकर्शन में जो हमारे पास डिफाइन करके होती है कि हमारे पास अगले फंक्शन में क्या होगा, अगले फंक्शन में क्या होगा। इसको अगर हम लोग सही से विजुअलाइज कर लेते हैं ना तो हमारे पास रिकर्जन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन कॉल होगी उसमें हम लोग स्टार्ट और एंड को 0 मार्क कर देंगे। हम लोगों ने पहली फंक्शन कॉल की, यानी कि हमारे पास सबसे पहले जैसे बाइनरी सर्च कॉल हुआ तो हम लोगों ने स्टार्ट की वैल्यू को 0 लिखा है और एंड की वैल्यू को 6 लिखा है। अच्छा, मैंने ये वाली फंक्शन कॉल सीखने की कोशिश की, मैंने अरे की और टारगेट की वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि ये हमारे पास हमेशा सेम ही रहेंगी, तो मैंने इसको इग्नोर किया। मैंने सिर्फ एंड और स्टार्ट जो हमारे पास बार बार चेंज हो रहा होगा मैंने उसको वहाँ पर लिखा। ठीक है, सही। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि क्या मेरे पास स्टार्ट एंड से बड़ा है, क्या 0 6 से बड़ा है, नहीं तो 0 तो 6 से छोटा है। फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट मूव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, हम लोगों ने मिड डिफाइन करना है। मिड हमारे पास 0 + 6 / 2 3 हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास क्या अरे का मिड टारगेट के इक्वल है, क्या हमारे पास 79 30 के इक्वल है, नहीं हमारे पास ये 79 30 के इक्वल तो नहीं है, तो दूसरी बेस केस से भी निकल गए। फिर हमारे पास चेक होगा कि क्या मेरे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से छोटा है, क्या 30 79 से छोटा है, हाँ मेरे पास जो अरे का मिड है वो टारगेट एलिमेंट से छोटा है। तो हम लोगों को अब क्या करने की जरूरत है, मुझे यहाँ पर एक बाउंड्री डिफाइन करने की जरूरत है। इससे पहले जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास मिड एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से छोटा है तो एक सॉर्टेड अरे में उससे पहले जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो भी तो उससे छोटे ही होंगे। सही है, तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे और हम लोग उसके बाद वाली अरे को देखेंगे। और वो किस तरीके से देखेंगे, हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, हम एक और फंक्शन कॉल करेंगे इसी फंक्शन को विद अपडेटेड वैल्यू ऑफ स्टार्ट।
हम लोग स्टार्ट की वैल्यू को मिड प्लस 1 कर देंगे। सही है, हम लोगों ने स्टार्ट की वैल्यू को मिड प्लस 1 किया, हमारे पास 4 हो गई और हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो गई है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन कॉल हो गया तो हम लोग सबसे पहले इसी कंडीशन पे आ जाएंगे कि हमारे पास स्टार्ट एंड के एंड से बड़ा है। क्या मेरे पास 4 जो है वो 6 से बड़ा है? नहीं, मेरे पास 4 6 से बड़ा नहीं है, 4 6 से छोटा है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, हम लोग मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड हमारे पास आ जाएगा 4 + 6 / 2, हमारे पास 5 आ जाएगा। आगे हम मिड को मार्क कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कंपैरिजन करना स्टार्ट करना है कि क्या मेरे पास अरे का मिड जो है वो हमारे पास टारगेट एलिमेंट के इक्वल, क्या मेरे पास 79 के इक्वल है? हाँ, मेरे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट के इक्वल हो गया। सही है, तो हम लोग क्या रिटर्न करना पड़ेगा, हमें उसका मिड का इंडेक्स फाइंड रिटर्न करना पड़ेगा जो कि हमारे पास। अब हमारे पास वो किस तरीके से रिटर्न होगा, हमारे पास 4,6 वाली जो फंक्शन कॉल होगी वो हमारे पास रिटर्न करेगी, हमारे पास रिटर्न करेगा 5 को पहली फंक्शन कॉल को जो कि 0,6 है। सही है, वहाँ से हमारे पास रिटर्न हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया हम लोग उस फंक्शन पे कॉल हो गया जिसमें उन्होंने रिकर्सिव कॉल की थी। उन्होंने यहाँ से रिटर्न करना है, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे और यहाँ से रिटर्न करके जिस फंक्शन है हमारे पास पॉइंट पे हम लोग जिस फंक्शन है या फिर जिस पॉइंट पे हम लोगों ने ना इस फंक्शन को कॉल किया था वहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अच्छा, अभी जो आप लोगों ने एग्जांपल देखी थी उसमें हमारे पास जो टारगेट एलिमेंट था वो हमारे पास अरे के अंदर मौजूद था, मगर हम लोग वो वाला केस भी देख रहे थे जब हमारे पास टारगेट एलिमेंट अरे के अंदर मौजूद नहीं है तो किस तरीके से होगा। अच्छा, मुझे टारगेट एलिमेंट 72 फाइंड करना है इस अरे के अंदर। आप लोग यहाँ से देख लो, हमारे पास तो भी सारा नजर आ रही है अरे कि हमारे पास 72 इस अरे में नहीं है, तो हमारे पास आपकी किस तरीके से होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली फंक्शन कॉल होगी, पहली फंक्शन कॉल किसके साथ होगी, हमारे पास 0,6 के साथ, जो कि हमारे पास स्टार्ट और एंड है करंट सर्च स्पेस का। हमारे पास अभी सर्च स्पेस पूरी की पूरी अरे है। हमारे पास पहली फंक्शन कॉल हो गया, हमारे पास स्टार्ट और एंड पे आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट में आ जाना है कि क्या हमारे पास स्टार्ट एंड से ग्रेटर है, क्या 0 6 से बड़ा है? नहीं, 0 तो 6 से छोटा है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हम लोगों ने मिड कैलकुलेट करना है। मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड हमारे पास आ जाएगा 0 + 6 / 2 = 3। हमारे पास 3 आ गया, हम लोगों ने मिड को मार्क कर लिया। सही है, मिड मार्क हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कंपैरिजन स्टार्ट करना है। मेरे पास मिड की वैल्यू 30 और मेरे पास टारगेट एलिमेंट है 72। तो क्या मेरे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट के इक्वल है? नहीं, हमारे पास इक्वल नहीं है। हम सेकेंड पॉइंट पे चले जाएंगे कि क्या मेरे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से छोटा है? क्या मेरे पास 30 72 से छोटा है? हाँ, मेरे पास 30 72 से छोटा है। ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। हम लोग को यहाँ पर खड़े होकर ना फिर से इसी फंक्शन को कॉल करना होगा विद अपडेटेड वैल्यू ऑफ स्टार्ट। हम स्टार्ट की नई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मिड + 1, वो हमारे पास, और हमारे पास स्टैक में नई फंक्शन कॉल चली जाएगी जो कि हमारे पास है 4,6। सही है, हमारे पास ये वाला काम नहीं हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो अपडेटेड सर्च स्पेस है ना वो सिर्फ ये वाला पार्ट। सही है, 4 से लेकर 6 तक हमारे पास जो ये वाला पार्ट है हम लोगों ने सारा इसको इग्नोर। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फिर से यही वाला काम करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले चेक करना है कि क्या हमारे पास स्टार्ट एंड से बड़ा है। क्या 4 हमारे पास 6 से बड़ा है? नहीं, 4 हमारे पास 6 से बड़ा नहीं है, 4 हमारे पास 6 से छोटा है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, हमारे पास मिड कैलकुलेट हो रहा है। हम लोग मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड हमारे पास आ जाएगा 5 इस केस में। हम लोग मिड को मार्क कर लेते हैं। मिड मार्क कर लिया। अब हम लोग फिर से कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं कि क्या मेरे पास अरे का मिड टारगेट के इक्वल है। क्या मेरे पास 72 79 के इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। हमारे पास अरे का मिड जो है वो टारगेट से बड़ा है। सही है, हमारे पास एल्स वाली ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। सही, ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही। हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, करने की जरूरत है। हम लोगों के पास अरे का मिड टारगेट से बड़ा है तो हम लोग को फर्स्ट हाफ में मूव करने की जरूरत है। और फर्स्ट हाफ में हम किस तरीके से मूव में लेके हम लोग एंड को उठाते हैं और मिड से पहले लेके चले जाते हैं। हमारे पास नया एंड कैलकुलेट हो जाएगा जो कि 5 - 1 = 4 है और हमारे पास स्टैक में यही वाली एक फंक्शन कॉल चली जाएगी। सही है, हमारे पास 4,4 के साथ अभी फंक्शन कॉल हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से चेक करेंगे क्या हमारे पास स्टार्ट एंड से बड़ा है। नहीं, हमारे पास दोनों को दोनों इक्वल हो गया, स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड आ गया हमारे पास, मिड भी हमारे पास टाइम में 4 ही आएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट के इक्वल है। 67 72 के इक्वल है? नहीं, हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या हमारे पास अरे का मिड टारगेट एलिमेंट से छोटा है? हाँ, मेरे पास अरे का मिड जो है वो टारगेट 67 इज लेस देन 72। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे और फिर से फंक्शन कॉल करेंगे। और अब ये वाली कौन सी फंक्शन कॉल हो रही है, हमारे पास सेकेंड हाफ ऑफ द अरे में मूव करने की फंक्शन कॉल हो रही है। अगर आप देखो, हम लोग ये वाली की सारी अरे ऑलरेडी ट्राइवर्स कर चुके हैं, तो हम लोग को यहाँ पर ना चेक करने की, आगे कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं से रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग चलो फिर से फंक्शन कॉल में डाल देते हैं। हम फिर से स्टार्ट कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट हमारे पास 5 आ गया। अब हम इस नए 5 के साथ फंक्शन कॉल कर लेते हैं। हमारे पास स्टैक में ये नई फंक्शन कॉल हो गई 5,4 वाली, और हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू अपडेट हो गई। अब हमारे पास क्या होगा, हम लोग अब यहाँ पर आएंगे और चेक करेंगे क्या हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी है।
हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे -1, और हम -1 को किस तरीके से रिटर्न करेंगे अब उसको देख लेते हैं। हमारे पास कॉल स्टैक जो है उसमें से हमारे पास किस तरीके से रिटर्न होगा, स्टैक है सबसे आखिर में जो है ना वो सबसे पहले वो निकलेगा, तो हमारे पास 5,4 वाले फंक्शन कॉल सबसे पहले निकलेगी और अपने से पिछले फंक्शन कॉल को रिटर्न कर देगी -1। सही है, हमारे पास यहाँ पर ये पिछले फंक्शन कॉल के ऊपर आ गए। अब देखो सारे के सारे सेटिंग वही है, इसमें हमारे पास सारे के सारे पैरामीटर वही सेट हुए हैं, हमारे पास बस यहाँ पर रिटर्न हो गया। सही है, यहाँ पे हम लोगों ने -1 रिटर्न किया, हम यहीं से -1 का रिटर्न कर देंगे प्रीवियस फंक्शन कॉल को। सही है, जो कि 4,6 है, 4,6 वाले फंक्शन में आ गए हम लोग यहाँ से हम लोग अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ से भी रिटर्न कर देंगे -1, यहाँ से भी रिटर्न हुआ -1। अब हमारे पास स्टैक में सिर्फ लास्ट फंक्शन कॉल पड़ी हुई है, तब लास्ट फंक्शन कॉल हमारे पास कहाँ पे जाएगी, ये हमारे पास उस फंक्शन के पास चली जाएगी जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था। सही है, अगर हमारे पास मेन ने कॉल किया था तो वहाँ पे हमारे पास ये चली जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों के पास यहाँ से कॉल स्टैक पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया और हमारे पास रिटर्न हो गया -1। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास बाइनरी सर्च रिकर्जन के साथ किस तरीके से काम करती है। और अब मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि कुछ एग्जांपल खुद लिखो और ना अपने हाथों से ना रिकर्सिवली इसको कॉल करने की कोशिश करो। इससे ये होगा कि ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बाइनरी सर्च किस तरीके से काम करती है विद रिकर्जन, और इससे आपका रिकर्जन की बेस भी अच्छी बन जाएगी। चलो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। मैं कोडिंग के लिए गूगल कोलैब यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी पाइथन की आईडी हो आप उसमें कोड कर सकते हो। अगर आपको C++ या जावा में कोड चाहिए हो तो आप कमेंट लीव कर देना, मैं उससे भी कवर कर लूँगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अरे डिफाइन की हुई है जिसके ऊपर मैंने बाइनरी सर्च लगानी है। मैं यहाँ पर उसका फंक्शन लिखना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले कहते हैं डिफाइन बाइनरी सर्च, सर्च। उसमें मेरे पास क्या जा रहा था, एक मेरे पास अरे जा रही होती है, उसमें एक टारगेट जा रहा होता है, एक हमारे पास स्टार्ट जा रहा होता है और एक हमारे पास एंड जा रहा होता है। सही हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हमने सबसे पहला बेस केस देखना है कि क्या मेरे पास स्टार्ट एलिमेंट जो है वो बड़ा हो गया एंड एलिमेंट से। अगर इस तरीके की बात हो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1। सही हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम पे क्या करते हैं, हम लोग मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। मिड हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा मैंने यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन वाला फार्मूला नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे पता यहाँ पे सारे के सारे नंबर दिख रहे हैं कि हमारे पास ओवरफ्लो नहीं करेंगे। मगर आप जब किसी कोडिंग प्रॉब्लम में करोगे या फिर अपने एग्जाम वगैरह लिख रहे हो तो आपने वो ऑप्टिमाइजेशन वाला फार्मूला ही लिखना है। ठीक है, हम लोग ये मिड फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद अपने क्या करना है, हम लोगों ने दूसरी अपनी बेस केस लिखनी है कि क्या मेरे पास अरे की मिड एलिमेंट टारगेट के इक्वल है। अगर ये केस है तो हम लोगों ने क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है मिड को। सही है, तो TURN रिटर्न मिड। सही हो गया। उसके बाद क्या करना है, इफ हमारे पास अरे का मिड बड़ा है टारगेट एलिमेंट से। सही है, अरे का जो मिड है वो बड़ा है टारगेट एलिमेंट है, तो हमें क्या करना होगा, हम लोग को फर्स्ट हाफ में मूव करना होगा। फर्स्ट हाफ में मूव करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एंड को अपडेट करते हैं। तो किस तरीके से अपडेट करेंगे, हम बाइनरी सर्च को कॉल कर देंगे, बाइनरी अंडरस्कोर सर्च SEARCH सर्च। उसमें हमारे पास अरे वही चली जाएगी, टारगेट एलिमेंट वही चला जाएगा, हमारे पास स्टार्ट वही चला जाएगा। फर्स्ट हाफ में मूव करें सब कुछ वही जाएगा सिवाय एंड के। एंड हमारे पास क्या आएगा, मिड -1। सही हो गया, -1। ठीक हो गया, और हम लोग इसी चीज़ को रिटर्न कर देंगे। सही है। अच्छा अगर हमारे पास मिड एलिमेंट टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, अगर हमारे पास मिड एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से बड़ा नहीं है तो उससे छोटा ही होगा, और उससे पहले जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे एक सॉर्टेड एलिमेंट वो भी उससे छोटे ही होंगे। सही है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लास्ट केस दिखा देते हैं, एल्स हमारे पास एट सेकेंड हाफ ऑफ द रिमूव कर जाओ, रिटर्न बाइनरी सर्च सर्च। उसमें हमारे पास अरे जाएगी, टारगेट जाएगा। हमने सेकेंड हाफ में मूव करना है तो हम लोग स्टार्ट को अपडेट करते हैं, मिड +1 कर देते हैं, मिड +1, और हमारे पास एंड से हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख लेते हैं जहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, प्रिंट बाइनरी सर्च, बाइनरी अंडरस्कोर सर्च SEARCH सर्च। अरे जा रही है, उसमें टारगेट ले लेते हैं हम लोग, पहले टारगेट ले लेते हैं 100, तो लास्ट एलिमेंट है हमारे पास अरे का। उसके बाद हमारे पास चला जाएगा 0, और हमारे पास अरे की लेंथ -1, तो ARR
-1 ठीक हो गया। चलो हम इसे कॉल कर लेते हैं। सही हो गया, हमारे पास ये चल गया। हमारे पास जो 9th एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट है, वहीं पे हमारे पास प्रॉब्लम। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास अरे में 10 है, वो हमारे पास 0th एलिमेंट है, तो वो हमारे पास से 0 रिटर्न करना चाहिए। सही हो गया। हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसमें 101 है, 101 नहीं है, तो इसे -1 रिटर्न करना चाहिए। हम लोग अब चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें 70 है, 70 भी नहीं है, तो इसे तब भी -1 रिटर्न करना चाहिए। सही है। अब हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 39 है, 39 है हमारे पास अरे में, तो इसे 39 रिटर्न करना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारे पास ये फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्जैक्टली वही है जो हमारे पास आइटरेटिव अप्रोच में थी, लॉग इन। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसमें भी हमारे पास सर्च स्पेस बार बार हाफ हो रही थी, इसमें भी हमारे पास सर्च स्पेस बार बार हाफ हो रही, तो इस वजह से हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें तीनों केसेस में सेम। और अगर आपको नहीं समझ आया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बाइनरी सर्च की, तो मैंने उसकी वीडियो अलग से बनाई थी, अब वो जाकर देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। ठीक है। अब हम लोग इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना हमारे पास वो आइटरेटिव अप्रोच से डिफरेंट है। इसी वजह से हमारे पास ना बाइनरी सर्च के केस में आइटरेटिव अप्रोच बेहतर है। हमारे पास की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो log n है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ना हम लोग बार बार कॉल कर रहे थे बाइनरी सर्च को, और बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम एक मिड डिफाइन करते हैं। सही है। अब हमारे पास log n फंक्शन कॉल हो रही थी। सही है। हम लोग बार बार हाफ डिफाइन कर रहे थे और हमारे पास log n फंक्शन कॉल हो रही थी और log n डिफाइन हमारे पास मिड डिफाइन हो रहा था। इसी वजह से हमारे पास जब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 नहीं रहेगी, वो हमारे पास log n बन जाएगी। ठीक हो गया। हमारा यहाँ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हम लोग अगले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे बाइनरी सर्च की। उसमें हमारे पास ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने स्टेट की, मैं वो करेंगे। अगर उसके अलावा मुझे कोई अच्छी प्रॉब्लम्स मिलती है, मैं वो भी कराने की कोशिश। हमारे पास बाइनरी सर्च जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, इसी वजह से वो बार बार एग्जाम्स में भी पूछे जाता है और हमारे पास इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं, मगर वो डायरेक्टली नहीं पूछते, कुछ मॉडिफाई करके पूछ लेते हैं। और ये जो हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ना, इसमें हम लोग बाइनरी सर्च इस्तेमाल करेंगे, मगर वो उसका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म होगा। हमारे पास जो पहले 3 लिखे हुए ना, ये हमारे पास ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे पास लास्ट से लिखे हुए ना वो हमारे पास इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसका थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ना, एलोकेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस, ये मेरे खुद के अमेजॉन के इंटरव्यू में पूछा गया था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ना इसको आप देख, एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसको आपको कवर करना ही करना चाहिए। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो डू लीव अ कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान के लिए, अहले गज़ा के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए आपको बहुत दुआएं करें। सब बहुत मुश्किल है और जितना हो सके आप उन लोगों की मदद करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।